जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने प्यारे से परिवार में और एक जबरदस्त सी वीडियो में। अभी यूपीएसआई का मेरे भाई वैकेंसी आया और इसको लेकर के हर जगह पर हड़कंप हो गया। ठीक है कि भैया भर्ती जो है दरोगा की आ चुकी है, फिर से वो पावर देखने को मिलेगा। 4 साल का जो ये इंतजार है वो खत्म होता है और बहुत ज्यादा बच्चे इसके लिए एक्साइटेड है। तो आज की वीडियो में हम आपको सारी बातें बताने वाले हैं कि ये भर्ती जो है यहां पर किस प्रकार से पूरी होगी, कैसे आप एक दरोगा बन करके उसके सारे पावर का मजा ले सकते हैं, आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, आपका प्रमोशन क्या होने वाला है, कौन कौन से विषय आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है और काफी सारी बातें हम चर्चा इसमें करेंगे। इसके पहले भी मैं इसकी स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आ चुका हूं और 2 दरोगाओं की एक साथ बिठा करके हमने मेरे भाई इंटरव्यू भी लिया है और उसके बाद में जो वर्क प्रोफाइल है वो हमने वो भी बताया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि वो वीडियोस आपने देखी होंगी। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम आपको बता दें किन किन चीजों के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वैकेंसी का हम डिटेल जानेंगे, जो कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ये भी नोटिफिकेशन में लिखा गया है, बट किन स्थितियों में होगा वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जॉब प्रोफाइल यहां पर क्या है, काम करने के तरीके, नेचर, प्रमोशन, सैलरी, सारी बातें। उसके बाद में सैलरी का जो स्ट्रक्चर है, क्या इसमें 12 महीने की तनख्वाह मिलती है, 13 महीने की मिलती है और कौन सा महीना ऐसा होता है जिसमें डबल मिलता है, ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण डेट क्या है फॉर्म भरने के भी और आपके डॉक्यूमेंट्स के भी। ठीक है, कितने मेरे भाई आपके क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट क्या होगा, ये सारी बातें हम बात करेंगे। आयु सीमा में कितने साल का छूट है, इस बार तो गजब का काम हुआ है, बट थोड़ा वेट तक करो, लास्ट तक देखोगे तब तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या होने वाला है, इसके बाद में एग्जाम का पैटर्न मेरे भाई यहां पर क्या है। फिजिकल होता है तो यहां पर उसमें भागना कितना है, दौड़ना कितना है, क्या हाइट है, क्या चेस्ट है, क्या चाहिए यहां पे, कौन कौन से मेरे भाई यहां पर जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद में आवेदन की प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ कितना जाता है, प्रमोशन क्या जाता है। तो संपूर्ण बातें एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको देखने वाली है, इसीलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी को लेकर के। तो ऐसा लोगों के अंदर में एक मिथ सा बन रखा है कि यूपीएसआई की वैकेंसी यार 4 साल में आती है, और कारण भी है पिछली बार का उसका ट्रेंड। सबसे पहले जो वैकेंसी आई थी 2017 में 3,307 पदों के लिए, फिर 2021 में आई 9,534 पदों के लिए, और फिर उसके बाद में 2025 में आई 4,543 पदों के लिए। ठीक है, तो ये कहा जाता है अक्सर लोगों के बीच में कि हर 4 साल पर इसकी वैकेंसी आती है, बट ये सरकार के ऊपर में निर्भर करता है। वो चाहे तो मेरे भाई साल में 4 बार भी वैकेंसी निकाल सकता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और सरकार चाहे तो 4 साल में एक बार भी निकाल सकता है। वो डिपार्टमेंट में कितनी नीड पड़ती है, कितने मैन पावर चाहिए, कैसे यहां पर, क्योंकि एक सिस्टम होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कांस्टेबल को कम रख दोगे, दरोगा को ज्यादा रख दोगे, दरोगा को यहां कम रख दोगे, कांस्टेबल बहुत ज्यादा होंगे। मतलब एक रेशियो होता है कि इतने पर इतना, इतने पर इतना, इस तरीके से। और इस बार तो कुछ नए पद भी निकाले गए हैं, तो उसके लिए भी जो है हम बातें करेंगे। तो जैसे मान लो कि ये जो तुम्हारी 4,543 वैकेंसीज हैं, इसको कैटेगराइज कर दिया गया, इसको भाग कर दिया गया। यहाँ पर सबसे पहला जो हुआ है वो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, यहाँ पे मतलब जो थाने में तैनात होते हैं उनकी 4,242 भर्तियां हैं। आप जाओगे थाने में रपट लिखाने, वहां पर तो जो दरोगा होगा उनकी इतनी भर्ती है। उसके बाद में यहाँ पर जो है प्लाटून कमांडर, जिसको पीएसी भी कहा जाता है, ठीक है, ये वो होते हैं जो घूम रहे होते हैं और पेट्रोलिंग पर होते हैं, तो उनमें दरोगा की 135 भर्ती है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ तो एक और यहाँ एसएसएफ में, एसएसएफ वालों की जो ड्यूटी होती है वो मेट्रो स्टेशन पर होती है। आप देखेंगे जीडी में भी एसएसएफ का बहुत ज्यादा क्रेज होता है, और यहाँ पर जो है यूपी में दरोगा का भी एसएसएफ का सिर्फ 60 पोस्ट है। ठीक है, तो ये दोनों सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर पाएंगे, और महिलाओं के लिए 2 पद हैं, या तो तुम थाने में तैनात हो सकते हो, या एक इन्होंने नया पद निकाला, इसके बारे में बहुत जानकारी अभी नहीं दी है, तो एक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त में आप इन 2 की प्राथमिकता देंगे, जिसमें ऊपर में ये रखेंगे और नीचे में ये रखेंगे। और लड़कों की अगर हम बात करें तो जिनको थोड़ा एडवेंचर है, काम है, मतलब थाने में रहना है, भागन दौड़ करना है, 24 घंटे की ड्यूटी के लिए रेडी है, तो वो थाने वाली अप्लाई करें। और जो पढ़ाई करना चाहते हैं, थोड़ा फिक्स ड्यूटी चाहते हैं, तो वो एसएसएफ या फिर यहाँ पीएसी में जा सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो ये जो मेरे भाई 4242 यहाँ भर्तियां हैं, इनमें देखें कि कौन सी जाति की यहां कितनी वैकेंसी आई है। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो यूआर में यानी अनारक्षित में जनरल कैटेगरी की 1705 है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की 422 है। उसके बाद में यहां पर जो है ओबीसी का 1143 है। इसमें यहां पर अनुसूचित मतलब यहां पर एससी का इतना और एसटी का मेरे भाई यहां पर इतना है। कुल मिलाकर के 4242 वैकेंसीज का ये पूरा लेखा जोखा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसे ही इस 135 का भी पूरा लेखा जोखा है, इसका भी है और इसका भी है यहाँ पे, बट मेजर ये था तो हमने आपको यहाँ पर इसके बारे में बता दिया।
ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे अगर हम देखते हैं यहां पर जॉब प्रोफाइल को लेकर के, तो जॉब प्रोफाइल पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक हमने इंटरव्यू लिया था, अभी आई बटन पर वो क्लिक करके आ जाएगा। आप देखो अभी पॉपअप हो रहा आपका, ठीक है, हो रहा होगा आपके ऊपर में। तो आप जो है जब उस इंटरव्यू की लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां से पूरा 2 लोगों का हमने जो है इंटरव्यू लिया हुआ था, और आप उनमें देखोगे तो पूरी बहुत बढ़िया तरीके से डेप्थ लेवल में जो है जॉब प्रोफाइल बता पाएंगे, क्योंकि जो लोग डिपार्टमेंट में काम करते हैं वही इसके बारे में अच्छे तरीके से बता सकते हैं। बाकी जब आप गूगल करोगे, चैट जीपीटी करोगे, फॉर्म में देखोगे बाकी सारी चीजें, तो आपको इस तरीके से मिलेगी। एफआईआर का लिखवाना यानी रपट लिखवाना, जांच पड़ताल करना, क्राइम को कंट्रोल करना, गश्त पर जाना, और ये आम बातें हैं जो लगभग हर किसी को पता है। लेकिन डेप्थ लेवल की बात है, जैसे धरना होता है वहां कैसे मैनेज किया जाता है, थाना होता है तो रेप केसेस को कैसे मैनेज करते हैं, मर्डर केसेस को यहां पर कैसे जो है लेकर के आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, तो डेप्थ लेवल की जानकारी आपको हमारे पॉडकास्ट में जो है वो मिल जाएगी। तो आप उसको जरूर देखना मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें यहां पर, तो जैसे सीजल में 4200, 4600, 4800 3 ग्रेड पे की नौकरी होती है, अपर लेवल की अगर हम बात करें, ठीक है। तो यहां पर जो ये नौकरी है ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी है, और इन हैंड आपको 55,000 रुपए के करीब में सैलरी मिल जाती है। लेवल 6 की ये नौकरी बनती है। इसमें 2 महीने की सैलरी मिलती है, मतलब एक साल में जो है 1 महीना ऐसा आता है जहां डबल सैलरी मिलती है, और वो होता है आपका मार्च में। क्योंकि देखो जो भी नौकरियां होती हैं जहां रिस्क फैक्टर एक होता है ना, तो वहां पर गवर्नमेंट आपको रिस्क के लिए 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा देती है, ठीक है। इसमें अगर आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे लखनऊ में अगर आपकी पोस्टिंग हो गई तो सैलरी थोड़ी बढ़ जाती है, और देहात एरिया में, देहात क्षेत्र में अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो वहां सैलरी थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो एचआरए का एक फर्क होता है। इसके अलावा जो बाकी फैसिलिटीज हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, हाउसिंग है, एचआरए है, पेंशन है, ये सारी चीजें यहां पर मिल रही होती हैं। यूनिफॉर्म का भी आपको पैसा मिलता है, वो भी अलाउंस मिलता है। जॉब की एक बढ़िया सिक्योरिटी है, ठीक है। और आपको रिपोर्ट जो है अपनी ऊपर ट्रांसफर करनी होती है। आपके नीचे काफी सारे लोग होते हैं, आपके ऊपर भी काफी सारे लोग होते हैं, और एक सामंजस्य बिठा करके सिस्टम को आपको चलाना होता है। अगर हम बात करें यूपी में, अभी योगी सरकार में, तो मेरे भाई यहाँ पुलिस वालों की थोड़ी ज्यादा जो है व्यवस्था टाइट है। बहुत ज्यादा उनको ड्यूटी करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा उनको काम करना पड़ रहा है। तो अभी का जो माहौल है रिलैक्स नेचर वाला नहीं है, अभी आपको जो है काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, आप ये मान करके चलिए। अगर हम आगे बात करें यहां पर फॉर्म भरने के डेट को लेकर के, सर इतनी बढ़िया नौकरी, इतना बढ़िया जो है रौला, ठीक है। एक और चीज कहा जाता है यूपी में, अगर तुम दरोगा बन गए तो अपने आप में मेरे भाई बहुत कुछ हो, और ये ऐसे नहीं कहा जाता है, सच में इसकी पावर बहुत खतरनाक है, ठीक है। आप अपने आप में देखो, मेहनत तो है, 24 घंटे तुम्हें रेडी तो रहना पड़ता है काम के लिए, लेकिन सच में ये एक बहुत ही पावरफुल जॉब है, स्पेशली यूपी और बिहार जैसे राज्य में जहां दरोगा की बहुत इज्जत होती है, ठीक है। तो काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको थोड़ी पावर की भूख होती है और अपने राज्य में ही वो नौकरी करना चाहते हैं, तो वो यूपीएसआई का वेट करते हैं, और 4-4 साल तक वो वेट करते हैं कि बस आएगा तो हम इसमें फॉर्म भरेंगे और अप्लाई कर पाएंगे। तो आपका इंतजार खत्म होता है, फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है, और वो 12 अगस्त से लेकर के 11 सितंबर तक आप मेरे भाई फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी ये पेमेंट्स के डेट हैं, तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है। अभी से, आज से फॉर्म अप्लाई करने का डेट आ चुका है, तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए पहले जो है इनका ओटीआर करना पड़ेगा, और ओटीआर करने के बाद में इनका फॉर्म भरना पड़ेगा, और ये मेरे भाई यहां पर इनके अपने यूपी भर्ती बोर्ड के वेबसाइट से आप इसको कर पाओगे। ओटीआर के ऊपर में भी हमारा द विनर्स ऑफिशियल करके एक चैनल है, उसके ऊपर में एक वीडियो आ जाएगी दोबारा से कि ओटीआर कैसे करना है, और फिर एक और वीडियो आ जाएगी इसके ऊपर में जहां पर आपको फॉर्म कैसे भरना है। ये दोनों वीडियोस आपको द विनर्स ऑफिशियल चैनल पर मेरे भाई मिल जाएगा। अगर हम आगे बात करें फॉर्म के फीस को लेकर के, तो आप किसी भी कैटेगरी के मेल हैं या फीमेल हैं, आपके लिए मेरे भाई यहां पर 500 रुपए का फीस है, और अगर आप मेरे भाई एससी हैं या एसटी हैं तो आपके लिए 400 फीस है। मैं हमेशा से इस बात को कहता हूं कि देखो, फॉर्म के फीस को फ्री करना सॉल्यूशन नहीं है। चाहे फॉर्म में 500 की जगह तुम 600 या 700 रुपया ले लो, लेकिन पेपर एक ही बार में कंडक्ट करवाओ, और अच्छे तरीके से कराओ, और निष्पक्ष तरीके से करवाओ, वो ज्यादा जरूरी है। ये लोग क्या टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, फॉर्म का फीस 0 रुपया कर देंगे, सेंटर भेज देंगे, इसे जहां 5,000 लग जाएगा, और वो में जाने के बाद पता चला पेपर लीक हो गया तुम्हारा, तो वो सोचो कितना बड़ा नुकसान है। तो ये धीरे धीरे सरकार को भी यहां पर जो है समझ में आ रहा है कि ठीक है, 200 रुपया फालतू ले ले बच्चों से, लेकिन पेपर एक बार में करवाए, सही करवाए, इससे बच्चा भी खुश और सिस्टम भी खुश। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहां फॉर्म आराम से भर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो साफ लाइनों में स्ट्रिक्ट ये कहा गया है कि जो लोग अपीयरिंग है वो फॉर्म को ना भरे, जिनका डिग्री आ गया है फॉर्म के अंतिम डेट तक, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वही फॉर्म को भरें। ग्रेजुएट लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। देखो, कांस्टेबल लेवल की जो नौकरी होती है वो 12वीं लेवल तक होती है, ठीक है। और अगर हम मेरे भाई यहां पर बात करें तुम्हारा दरोगा का, सब इंस्पेक्टर का, तो चाहे दिल्ली पुलिस हो जाए या फिर यूपी पुलिस हो जाए, उसमें ग्रेजुएट मांगता ही मांगता है, ठीक। एक और चीज का ध्यान रखना मेरे भाई,
फॉर्म भरने के अंतिम डेट तक का इंतजार मत करना, फॉर्म अपना पहले भर लेना। अंतिम समय में सर्वर वेबसाइट थोड़ा क्रैश हो जाता है, काम नहीं करता है, उसमें आप यहां पर अच्छी खासी नौकरी खो सकते हो जो 4 साल के बाद में आई है। ठीक है, डेट को लेकर के यहां पर आयु सीमा को लेकर के बड़ा अच्छा मेरे भाई यहां पर एक बच्चों को रिलैक्सेशन मिला है। और वो रिलैक्सेशन क्या है, देखो यहां पर याद है बीच में कोविड आया था, और कोविड के बाद में मेरे भाई ये भर्ती आई है, क्योंकि 2021 के बाद सीधा 2025 में आई है, तो वो एक प्रभाव उसका रहा उस समय। ठीक है, तो यहां पर जैसे आपने रेलवे में भी देखा 3 साल का एक्सटेंशन मिला, बाकी परीक्षाओं में भी देखा, तो चूंकि इसकी पहली भर्ती है इसलिए यहां पर हर कैटेगरी को 3-3 साल का एक्सटेंशन मिला हुआ है। ठीक है, और एक चीज होती है, जैसे अगर आप एसएससी में देखोगे तो मेरे भाई एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है। लेकिन अगर आप यूपीएसआई में देखोगे तो जनरल को छोड़ करके एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, सबको 5 साल का रिलैक्सेशन, और ये 3 साल मेरे भाई कोविड वाला आप ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें अच्छी बात ये हो गई कि आपको थोड़ा सा जो है मतलब बढ़िया एज जो है, जैसे 28 साल तक के लोग भर सकते थे, अब जनरल वाले कब तक भर पाएंगे, 31 साल तक, और मेरे भाई उसमें आप 5 साल इनके जोड़ दो, 5 इनके, मतलब 36 साल तक ये सारे अप्लाई कर पाएंगे। डेट को लेकर के आपके कंफ्यूजन्स ना हो तो इसीलिए हमने एक चार्ट भी बना दिया है जिसमें 2 अलग अलग पदों के 2 अलग अलग डेट मांगे गए, जिनमें सिर्फ एक ही दिन का अंतर है, वो भी हमने रखा है। अगर आप देखोगे तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का जो मेरे भाई मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, और साथ में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस मतलब पीसी, यहां पे इसके लिए जो डेट है मेरे भाई 2 जुलाई 1994 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के मेरे यहां पर जो है इतने से लेकर के इतने तक होना चाहिए, यानी ये डेट भी इंक्लूडेड है। अगर आप इस डेट पर भी जन्म लिए हो तो सम्मिलित माने जाओगे। एक होता है कि इतने से इतने के बीच में, तो वो डेट काउंट नहीं होता है, लेकिन अगर यहां से लेकर के यहां तक है तो ये डेट भी काउंटेबल होगा। इन पदों के लिए ये डेट है और इन पदों के लिए ये डेट है, आप स्पष्ट देख सकते हैं, इनमें सिर्फ एक दिन का अंतर है। ये 2 तारीख लिया गया तो यहां पर कौन सा तारीख है, 1 तारीख लिया गया है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक दिन में कोई बहुत ज्यादा कुछ अंतर आता नहीं, सेम ही रखते तो ठीक होता, बट जैसा नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से मैं आपको चीजें बता रहा हूं। और रिलैक्सेशन जो मिलेगा आपको वो तो मिलेगा ही, हर कैटेगरी को 3 साल का, और मेरे भाई एससी एसटी ओबीसी को मेरे भाई उसके अलावा 5 साल का और मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूजन के लिए डेट का पूरा चार्ट है, तो आप इससे अपना मतलब जो है मेजरमेंट कर पाओगे। अगर आपका इसके जन्म बाद में है तो फॉर्म नहीं भर सकते, इसके पहले का है तो फॉर्म नहीं भर सकते, आप इस बात को ध्यान रखो। विवाह की स्थिति मेरे भाई, ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो अपने आप में एक पजल की बराबर है, और तुम इसको लाख समझना चाहो तो तुमको लगेगा ये हो क्या रहा है। तो मैं इसको आसान भाषा में 3 तरीके से समझा देता हूं। इन्होंने ये कहा है कि सुनो, अगर तुम मेरे भाई यहां पर शादीशुदा हो और सिर्फ एक पत्नी के पति हो, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बढ़िया से फॉर्म भर पाओ। लेकिन तुम्हारी मानो शादी होती है, उनका डाइवोर्स हो जाता, मतलब उनका नहीं, तुम्हारा डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है, और फिर तुम यहां पर किसी और से शादी करते हो और तुम्हारी दोनों बीवियां जिंदा है, तो तुम हमारा फॉर्म नहीं भर सकते हो। मेरे भाई यहां पर अगर तुम्हारी पहली बीवी का डेथ हो गया, वो नहीं है धरती पे, और तब उसके बाद में तुमने दूसरी शादी की है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दोनों की दोनों बीवी तुम्हारी एक साथ में जिंदा है तो बड़ी आपत्ति है। ठीक, ये तुम्हारे लिए उन्होंने अंकुश लगा दिया। दूसरा, मान लीजिए कि मेरी यहां पर पहली वाइफ, मान लीजिए, क्यों मानूं मैं अपने पे, तो मान लीजिए कि यहाँ किसी की भी जो है यहाँ पर पहली वाली वाइफ जो है उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद में यहाँ पर दूसरा वाला जो है उससे शादी वो कर लेता है व्यक्ति। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी एक रेड फ्लैग है, और रेड फ्लैग यहाँ पर यह है कि जिससे तुमने शादी की है वो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा ना हो कि उसके जिससे शादी हुई थी वो जिंदा होना चाहिए। पता चले कि उसका पति भी जिंदा है, उसको डाइवोर्स देके वो तुमसे शादी कर ले, तुम तब भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली चाहे आप हैं या आपकी वाइफ हैं, आप डाइवोर्सी हैं या नॉन डाइवोर्सी हैं, दोनों के एक एक पार्टनर इस धरती पे होने चाहिए। अगर दूसरा पार्टनर जिंदा है तो तुम फॉर्म नहीं भर सकते। अब देख लो आगे तुमको यहाँ पर क्या करना है, पार्टनर चुनना है या नौकरी चुनना है, वो आगे तुम्हारी यहाँ पर अपनी कॉल है। एग्जाम के प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो मेरे भाई एग्जाम जो होगा पूर्ण रूप से ऑफलाइन होगा। पिछली बार जो पेपर हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, लेकिन इस बार ऑलरेडी काफी सारे सेंटर्स जो है बुक है एसएससी में और रेलवे में लेकर के, और पूरे साल तक यहां पर बुक हैं। तो अगर ये इस साल पेपर प्लानिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनको सेंटर्स मिलेंगे। तो इन्होंने प्लान किया है कि भाई इतने भसड़ में क्यों पढ़ना, ऑफलाइन में लेकर के चलते हैं, हमारे शीट मॉडल अपनाते हैं, और हमारे पास में खुद के काफी सारे स्कूल हैं, सिस्टम है, टीचर्स हैं, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। बट सरकार को इसके ऊपर में सोचना चाहिए कि अब हम डिजिटलाइज हो रहे हैं, और हमें यहाँ पर जो है ना एक कदम आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, पीछे आने का नहीं। स्कूल भी हैं और टीचर्स भी हैं, सारी चीजें भी हैं, तो सिस्टम क्यों नहीं है, सिस्टम को लाने के बारे में बात होनी चाहिए। थोड़ा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें वहां पर, इससे क्या होता है, फ्रेंडली होता है, सारी चीजें बेहतर होती हैं। कब तक वहां पर पुराने जमाने में हम जीते रहेंगे। तो फिलहाल आपका जो पेपर है ये इन्होंने ऑफलाइन बेस कर दिया है, तो अब ओएमआर लेकर के आ जाना और आकर के उसके ऊपर में प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। ठीक है,
मतलब जब पेपर दोगे तो देखो पूरा पूरा प्रोसेस हम तुमको समझा देते हैं। तो पहले तुम्हारा पेपर होगा, ऑफलाइन होगा, उसका रिजल्ट आएगा, तो फिर तुम्हारा यहाँ पर डीवी होगा, पीटी पीएसटी होगा मेरे भाई यहाँ पर, और तब जाकर के एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, और तब तुम यहाँ पर कहोगे कि जी भैया हम दरोगा बन गए, ठीक है। और उसके बाद तुम अपना लगन बिहा जो है बाकी का प्रोसेस तुम अपना सकते हो तो अपनाओगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा धैर्य भी रखना। एक बार एक ऐसा पेपर हुआ था स्टेट का जहां पर दरोगा की बहाली निकल गई थी, भर्ती भी हो गई, प्रक्रिया भी हो गई, रिजल्ट भी आ गया, बच्चे सेलेक्ट भी हो गए, उसके आधार पर रिश्ता भी हो गया, मिठाई भी हो गया, सब कुछ हो गया, और बाद में बहाली कैंसिल कर दी गई, ठीक है। तो मेरे भाई सोचो वहां रिश्ते वालों का कितना कटा होगा। तो इसमें थोड़ा सा सब्र करना तुम, बस यहां पर ये कहेंगे। अच्छा एक और चीज बताते हैं। अभी देखो कल ही में आ रहा था अक्षरधाम पर बड़े बड़े बैनर पे एकदम लिखा हुआ था, बस स्टैंड के ऊपर में योगी जी का फोटो, मोदी जी का फोटो लिख करके लिखा था, यूपी उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की 60,244 भर्ती हमने पूरी की। लेकिन थोड़ी सी पीछे की बात एक अधूरी रह गई, वो हम बता देते हैं। इन 60,000 में हजारों की संख्या में लोग ऐसे थे जिन्होंने नौकरी को ज्वाइन ही नहीं किया। कारणवश हो सकता है उनका किसी और पेपर में सेलेक्ट हो गया हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर वो नहीं चाहते हो नौकरी करना, हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर वो पीछे हट गए हो। तो उसके बाद में क्या हुआ, जो नीचे के कैंडिडेट थे जिनके लिए नौकरी ही जीवन का आधार है, तो वो कोर्ट पहुंचे, उन्होंने जाकर के कहा कि ठीक है भाई ये लोग लाट साहब बने हुए, इनको नहीं चाहिए नौकरी, हमको दे दो, वेटिंग लिस्ट लेकर के आ जाओ, नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे। तो इसके ऊपर में यहां पर अब पता नहीं इनको क्या परेशानी है भर्ती बोर्ड वालों को, भाई कर देना चाहिए वेटिंग लिस्ट यार, आपको तो सीटें भर्ती पूरी करनी है ना, ऐसा थोड़ी कि बचा करके वापस ला करके अगली में जोड़ करके फिर से बड़ा वैकेंसी उसको दिखाओगे, ठीक है। इतना तो सबको समझ में आता है, तो कर देना चाहिए। कुछ टेक्निकल इश्यूज है तो उसको सॉल्व कर देना चाहिए, बट इसके ऊपर अब कोर्ट में मामला चल रहा है। तो इस चीज को ये देखते हुए इन्होंने यहां पर क्या कहा कि भैया ये जो कांस्टेबल में तुम लोग कोर्ट में हल्ला मचाए हो, भूलना मत, मेरे में कुछ करना मत, हम पहले नोटिफिकेशन में लिख दे रहे हैं कि हम कोई वेटिंग लिस्ट तुमको नहीं देंगे। जैसे कोर्ट में तुम अर्जी डालोगे वेटिंग लिस्ट लाओ, हम तुरंत अपना नोटिफिकेशन फेंक के बोलेंगे वहां पे कि हम तो अपने नोटिफिकेशन में पहले लिख दिए थे इसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगा, तो आप किस आधार पर ये कर रहे हो। तो ये इन्होंने साफ, और एक जगह नहीं दो दो बार इन्होंने लिखा है, दो दो जगह पर इन्होंने लिखा है। तो ये समझ लो इसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है, चाहे इनकी पूरी भर्ती खाली रह जाए बट वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे ये, ठीक है। अब कौन कौन सा तुमको सब्जेक्ट पढ़ना है, तो देखो लिखने के लिए तो ऐसे ही 4 सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, हर किसी के 40-40 सवाल होते हैं, 2.5 नंबर का हो गया पेपर, 160 सवाल 400 नंबर का, और 120 मिनट में तुमको करना है। लेकिन थोड़ा इसमें ग्लिच भी है, वो भी हम तुमको बताएंगे, ठीक है। सामान्य हिंदी के यहां पर कितने सवाल, 40 हो गए, मूल विधि संविधान के 40 सवाल हो गए, संख्यात्मक एक जो है मानसिक योग्यता इसके 40 सवाल हो गए, और बाकी यहां मानसिक अभिरुचि और बुद्धि मतलब 40 हो गए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो दबा के तुक्के मारना है। बिल्कुल सही कहा सर हमने, एकदम सही है 100%। सर भी हमारे जाएंगे और पूरा दबा के तुक्का मार के आएंगे, तो बोले हम तो पूरा का पूरा जो है 160 सवाल मार के आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसका थोड़ा समझो जो ग्लिच है वो यहाँ पर क्या है। हिंदी तुमको पढ़ के जाना है, उसके 40 सवाल आते हैं, डन है मेरे भाई। यहाँ मूल विधि संविधान के 40 सवाल आते हैं, डन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये दिया गया ना मेरे भाई संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, तो इसके 10 सवाल हो जाते हैं जो रीजनिंग में आ जाता है, और इसके खुद के 30 होते हैं। यानी हमारे गणित के 10 सवाल इन्होंने रीजनिंग में उठा करके दे दिए। बट फिर भी मैं तुम्हें बता दूं हमारा गणित का पलड़ा भारी है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे आप देख लो भाई यूपी पेट में यहाँ पर कितना खतरनाक डीआई पूछा। यूपीएसआई में तो दिमाग खुल गए थे बच्चों के यहाँ की, क्या 2017 में क्वेश्चन था। अभी जो हम यूपीएसआई का बैच पढ़ा रहे हैं उसमें ही बच्चों का ये डिमांड होता है, गुरुजी 2017 का क्वेश्चन करवाइए, 2017 करवाइए। 21 तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। और फैक्ट भी होता है, पता है क्या, तुम्हारा पूरा पेपर कितना भी अच्छा क्यों ना चला जाए, अगर इसका सिस्टम हिल गया ना, ये 30 सवाल देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, ठीक है। तो ये 30 सवाल अगर अपने आप में ढंग से पूछ दिया ना, तो आधे लोगों को लगता है हमारा सिलेक्शन तो यहीं रुक गया है। तो ये बात ध्यान रखो, गणित के 30 है, रीजनिंग के इतने 160 है, तो तुम्हारा सिलेक्शन ना रुके, इसलिए गणित की तैयारी बहुत पहले से बहुत शानदार करना। और इसके लिए मैं तुम्हें मेरे भाई यहां पर बता दूं, पूरा पूरा हमने मैथ स्पेशल बैच निकाला है, और बहुत ही कम कीमत पर अभी निकाल दिया है, सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए में, ठीक है। अगर यूपीएसआई की मेरे भाई तुम तैयारी करना चाहते हो, और गणित के 0 से लेकर के हीरो लेवल तक के तुम सारे सवाल करना चाहते हो कि तुम्हारा ये 4 साल के बाद का इंतजार पूरा हो, अगर तुम चाहते हो यहां पर कि जो है तुम पूरी तरीके से 30 के 30 सवाल मेरे भाई अपने पेपर में करके आओ, तो यहां पर यूपीएसआई का ये स्पेशल बैच जो है इसको ज्वाइन कर लेना। कहां से कर लेना, तो आरजी विक्रमजीत नाम का हमारा ये एप्लीकेशन है, उसमें जाओगे तो यूपीएसआई का मैथ स्पेशल बैच 350 का ही दिखेगा। बहुत 1000 1500 2000 कोई ऐसी फीस नहीं है, 350 की फीस है, जिसके अंदर में हर एक चैप्टर का तुमको पूरा वीडियो मिल जाएगा, उसका नोट्स मिल जाएगा, उसकी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, उसका टेस्ट मिल जाएगा। किसी तरह की इंक्वायरी करनी होगी तो इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर लेना, तुमसे यहां से भी समाधान मेरे भाई मिल जाएगा,
ठीक है, जैसे 350 का मेरा बैच है वैसे ही 350 का रीजनिंग का भी है। अलग अलग लेना चाहो तो ले सकते हो, बट अलग में तो कोई फायदा है नहीं। अगर दोनों बैच लेना चाहते हो तो 600 के अंदर में तुमको कॉम्बो भी वहां पर उपलब्ध दिखता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यूपीएसआई वालों के लिए एक तगड़ा काम हमने यहाँ सिस्टम बिठा रखा है कि अगर यूपीएसआई का तुम कोई भी क्वेश्चन चाहते हो कि तुम्हारे रेंज से बाहर ना जाए, तुम्हारे लिए तुम्हारा बैच जिंदाबाद है। और प्रैक्टिस करने के लिए मेरे भाई हमने यूपीएसआई दरोगा की किताब निकाल दी है, जो कि अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह पर मौजूद है। इसमें 17 के भी सारे सवाल है, 21 के भी सारे सवाल है, और 25 में जो आएंगे उसके लिए उसके आधार पर भी सारे के सारे सवाल हमने अपने तरफ से एक्सपेक्टेड डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये सारा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम पर ये उपलब्ध अलग अलग किताबें हैं, आप ऑनलाइन से इसे मंगा सकते हो। तो आइए चलिए बैक टू पॉइंट यहां पर चलते हैं और समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब देखो, तुम पेपर तो देने जाओगे, ठीक है, 4 सब्जेक्ट तुम्हारे मैंने बता दिए, बट इन्होंने है ना कदम कदम पर तुम्हारे लिए जाल बिछा रखा है। और वो यहां पर कैसे, वो समझो। साफ तौर पर कहा है कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में जो है, प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक। अब 35% मेरे भाई तुमको लेकर के आना है, यानी 40 में से 16 सवाल। सर सही है हम यहाँ पे, आज कितना, 14 सवाल। बिल्कुल हमारे गुरुजी यहां पर एकदम सही बात करेंगे। 40 में से कम यहां पर जो है 14 सवाल तुम्हारे सही होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग का फंडा है ही नहीं। अगर मान लो कि तुम 3 सेक्शन में 40 के 40 सवाल सही कर पाते हो, लेकिन एक में 13 हो पाता है, तुम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो कम से कम मेरे भाई यहां पर जो है 40 में से 14 सवाल जो है तुमको करके आना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखो। और साथ में 400 नंबर का पेपर है, तो उसका 50% यानी 200 नंबर लेकर के आना पड़ेगा। मतलब अगर मानो कि यहां जितनी पेपर टफ आ जाता है, बढ़िया लेवल का आ जाता है, और बच्चे 200 स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो इनके नोटिफिकेशन के हिसाब से भर्ती खाली रखना मंजूर है, लेकिन 200 से नीचे अगर मतलब लेकर के आए तो वो मंजूर नहीं है। तो मतलब हो सकता है कि पेपर बहुत टफ ना बनाए, बट भरोसा मत करना कभी भी। ठीक है, इसके अलावा हम तुमको मैथ्स के 2-4 टॉपिक ऐसे बता दे जो नोटिफिकेशन में नहीं दिया था और क्वेश्चन उसके ऊपर में नहीं आया। 17 में ये 4 टॉपिक थे जिनको नोटिफिकेशन में दिया था और क्वेश्चन इसके ऊपर में आए। 21 में ये नहीं दिया था और इनके ऊपर में क्वेश्चन नहीं आया। 25 में मेरे भाई नहीं दिया गया, तो हो सकता है नहीं आए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम तुम्हें ना पढ़ाएं। हम तुम्हारे बैच में शुरू से इसको पढ़ा करके चलेंगे। तो जो हमारा यूपीएसआई का बैच आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है, उसके ऊपर में हम ये टॉपिक्स कराएंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको ये फायदा हो पाए और आप अपने वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर होकर के चल पाओ। हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पता ही है कि हम बिल्कुल जीरो से उठा करके टॉप लेवल तक लेकर के जाएंगे, और कांस्टेबल वाले टीचर हम नहीं है कि हम उन लेवल को पढ़ाते हैं। हम एकदम नीचे से लेकर के, जीडी से लेकर के हम आपको यहाँ पर जो यूपीएससी की सीसेट तक सारा कवर कराते हैं। तो अगर आपको बढ़िया तरीके से अगर आपको करना है तो विश्वास रख करके हमारे साथ में जुड़ करके कवर करिए। तो पहला जो भाग हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, वो होता है आपका खत्म। और क्या है मेरे भाई यहाँ पर, आपका रिटन पेपर। अब रिटन पेपर के बाद में आता है आपका दूसरा भाग, जिसको हम यहां पर कहते हैं पीईटी और पीएसटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपके हाइट को और चेस्ट को मेजर किया जाता है, और पीईटी में मेरे भाई आपके दौड़ को देखा जाता है। तो अगर हम पीएसटी के बारे में बात करें तो देखो, मेल जो है यहां पर, चाहे सामान्य कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो या एससी का हो, मेरे भाई 168, और एसटी वालों की हाइट जो है यहां पर 160 की रिक्वायरमेंट है। इससे नीचे होगी तो बात नहीं बनेगा। सीना आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो 79 चाहिए, सॉरी, और एसटी के हैं तो आपका 77 चाहिए। बाकी 5 सेंटीमीटर तो सीना फुलाना होता है, तो उतना हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों के लिए मेरे भाई सिर्फ हाइट चाहिए होता है और वजन चाहिए होता है। ठीक है, इससे मेरे भाई यहां पर दूसरा तीसरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लड़कियों के लिए जो हाइट चाहिए, सामान्य ओबीसी एससी के 152 और एसटी के 147, और वजन की बात करें तो 40 किलोग्राम कम से कम। इससे ज्यादा रहा तो बात तुम्हारी, इससे कम रहा तो बात तुम्हारी नहीं बनेगी, ये ध्यान रखो। इसके अलावा हम बात करें तो ये तुम्हारा हो गया पीएसटी। ठीक है, ये पहले मेजर हो जाएगा। इसमें अगर मानो तुम कहीं पर भी डिस्क्वालीफाई हो गए तो यहां से तुमको रफा दफा कर दिया जाएगा, जी भैया राम राम, यहीं पर मिलते हैं, अब आगे नहीं मिलिएगा आप हमसे। लेकिन अगर यहां क्वालिफाई कर लेते हो तो उसी दिन तुम्हारा फिर पीएसटी भी होता है, जिसको दौड़ कहा जाता है। पुरुष उम्मीदवारों को 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है 28 मिनट में, और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ होती है 16 मिनट में। मेरे भाई देखो, जो दौड़ होता है वो हमेशा कांस्टेबल का दौड़ जो होता है वो भारी भरकम होता है। सब इंस्पेक्टर का दौड़ हमेशा थोड़ा उससे हल्का होता है कांस्टेबल के मुकाबले। दरोगा को उतना नहीं दौड़ना होता जितना कांस्टेबल को दौड़ना होता है, क्योंकि चोर को पकड़ने के लिए दरोगा कम भागते हैं, कांस्टेबल ज्यादा भागते हैं। ठीक है, ये वाली कहानी इनकी थोड़ी सी लॉजिक होती है। अगर हम यहां पर बात करें तो भैया देखो, जाति कह लो या आय प्रमाण पत्र कह लो। आय हमने क्यों कहा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों की जो बनती है वो आय के ऊपर में ही तो बनती है। बाकी एससी हो गया, एसटी हो गया और ओबीसी हो गया, इनकी तो अपनी जाति प्रमाण पत्र आप इन्हें कह सकते हैं। पता चले कि यहाँ पर जो है ओबीसी वाले भी ये कहे हमको भी आय का प्रमाण पत्र चाहिए क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो थोड़ा सा क्रूशियल डेट्स के ऊपर में फोकस करिए आप लोग। एससी वालों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनके द्वारा ये कहा गया कि जो है
11 सितंबर 2025 के पहले तुम्हारा जो है अगर है मतलब प्रमाण पत्र है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे भाई एसटी को भी, SC ST के लिए भी कोई इशू नहीं है। इस डेट के पहले का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 11 सितंबर के पहले का होना चाहिए, मतलब जो फॉर्म भरने की अंतिम डेट है उसके पहले का हो, उसके बाद बनवाए इसका मतलब तुम फर्जी आदमी हो, तो उनका ये कहना है। ठीक है, उसके बाद में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ी सी कहानी है, और उनके लिए ये है कि 1 अप्रैल 2025 के पहले का ना हो और 11 सितंबर 2025 के बाद का ना हो, इस डेट के बीच में हो। तो मेरे भाई याद रखो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले तुरंत भागो यहां पर और जाकर के अपना पेपर बनवाना शुरू कर दो। जरूरत पड़े कुछ पैसा वैसा ऊपर से अलग से देने का तो दे करके अपना पेपर बनवा लो, क्योंकि बाद में तुम्हारा पेपर आया तो टैलेंट कितना भी क्यों ना हो, तुम्हारा पेपर तुम्हारी नौकरी खा जाएगा। ये समझ करके चलना भाई। ठीक है, तो ये अपना पेपर बनवाना शुरू कर दीजिए। और एक और चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती में जो पेपर बनता है वो केंद्र सरकार में प्रमाणित वाला पेपर बनता है, और राज्य सरकार वाली जो यहाँ पर पेपर बनती है वो यहाँ पर राज्य सरकार में जो लागू होती है वो अलग बनती है। तो इस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखें और इस हिसाब से अपने पेपर बनवा ले। पापा जी, चाचा, दादा या कोई एक्सपर्ट बंदा हो जिसने ये काम कराया हो, या कोई भाई हो, ठीक है, जिसने कराया हो, तो उसके सहयोग के माध्यम से आप जाकर के बनाएं। गलत डॉक्यूमेंट भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, पेपर का जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है इसके बारे में हम आपको बता देंगे कि पहले आपको OTR करना होगा, फिर फॉर्म भरना होगा। तो जैसे मैंने कहा, द विनर्स ऑफिशियल हमारा एक चैनल है, उसके ऊपर में 2 वीडियोस आ जाएंगे आपको। ठीक है, और उसके ऊपर में OTR भी आपको बता दिया जाएगा और फॉर्म फिलअप का भी आपको बता दिया जाएगा। उसमें फोटो भी कैसे लेना है एकदम डेमो आपको दे दिया जाएगा। मतलब SSC की तरह एकदम इन्होंने अप्लाई कर दिया है कि एकदम ऐसे सीधा रहना है। ठीक है, पीछे बैकग्राउंड डार्क होगा तो शर्ट तुम्हारी सफेद होगी, सफेद मतलब लाइट कलर का शर्ट पहनना, पीछे अगर लाइट होगा तो डार्क पहन लेना, दोनों कान तुम्हारा देखे, बिना चश्मा के फोटो हो, एकदम सामने देखो, आंख मिला करके देखो, कॉन्फिडेंस में देखो, थोड़ा मुस्कुरा भी लेना उसमें। ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम डिसेंट फोटो हो, जिसको हम लोग कहते हैं ना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वाली कहानी, कि ऐसे एक छपरी ना लगो तुम, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, सिग्नेचर की भी कहानी यहाँ पर ये कही गई है कि भैया साइन जो तुम अपलोड करोगे, ऐसा नहीं है कि हाँ 4 लाइन वाला जो होता नहीं है बच्चों वाला गुड इंग्लिश वाला जो पन्ना होता है उसमें तुम कर दो, 2 लाइन वाले में कर दो, बिल्कुल नहीं। A4 शीट एकदम ब्लैंक पेपर लेना है और ब्लैंक पेपर में इंग्लिश में रनिंग में मेरे भाई यहाँ पर साइन करना है। पता चले कि कैपिटल या ब्लॉक लेटर में तुम यहाँ पर भर रहे हो। ब्लॉक लेटर में जब भरते हैं ना तो इसीलिए कि जैसे मानो बैंक का फॉर्म आता है, उसको ब्लॉक लेटर में क्यों भरा जाता है, कि सामने बैठा वाला व्यक्ति मेरे नाम को करेक्ट टाइप कर पाए। जब फॉर्म में तुम ऑलरेडी सारा नाम करेक्ट टाइप कर दियो तो अब काहे ला साइन ब्लॉक लेटर में दोगे। तो साइन वो करो जिस अंदाज में तुम आज तक साइन करते चले आए हो। ठीक है, और उसको A4 शीट में एकदम इस साइज में 50 mm बाई 20 mm के आकार में जो है यहां पर इसको एकदम कटआउट में लेकर के साइन करके तब अपलोड करना। अगर मानो यहां पर तुमको ये नहीं बनाना है 50 mm बाई यहां पर 20 mm, तो कुछ मत करना, अपने साइन को चैट GPT पर अपलोड करके ये कमांड उसको दे देना, वो तुम्हारे साइन को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं बता दूं, ब्लैक कलर से साइन करना है, कोई लाल हरा नीला पीला कुछ मत करना है, ज्यादा हीरो मत बनना। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन है, अगर यही कमांड तुम इसको चैट GPT में दे दोगे, वो तुम्हारे फोटो को सही करके वहां से बना करके तुम्हें दे देगा। तो इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लोग तो यहाँ पर क्या क्या फोटो और क्या क्या वीडियोस AI की मदद से नहीं बना रहे। साइन तो जरूरी बना सकते हो, बताओ गिबली खेला है तुमने, तुम अपनी शक्तियों को कैसे भूल सकते हो, तो ये काम तुम कर लेना वहां पे। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो पोस्ट प्रेफरेंस है, तो ये तुम्हारे 3 प्रेफरेंस हो गए लड़कों के लिए और ये 2 हो गई हमारे लड़कियों के लिए। ठीक है, तो इसमें आप अपने हिसाब से अपने तरीके से आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस को दे देना, जो भी आपको उचित लगे, अपने सीनियर्स के साथ में, टीचर्स के साथ में डिस्कशन करके, तो वो तुम्हारे लिए एक फायदेमंद की चीज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दे देना, शुरू में जो दोगे वही अंतिम माना जाएगा, बाद में अगर तुम यहाँ चाहो चेंज वेंज करना कुछ भी नहीं होगा, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखो। ठीक है, तो पेपर दे देते हो, पेपर देने के बाद में तुम्हारा PT PST हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, और अंत में तुम्हारा फाइनल मेरिट जो है वो मेरे भाई आ जाता है। और फिर से इन्होंने लिखा है कोई प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जाएगी, यानी नो वेटिंग लिस्ट हमारा होगा। इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से आप ध्यान रखिए। बाकी सेंटर पर जाएंगे तो वही चीजें होंगी आपके साथ में। ठीक है, कि फोटो, फिंगरप्रिंट, आइरिस और ये सारी चीजें ली जाएंगी, ताकि आपके जगह पर कोई दूसरा बंदा पेपर ना दे रहा हो, कोई फर्जीवाड़ा उस पेपर में ना हो रहा हो। तो इन बातों का थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान दे करके चलना है। उसके अलावा मेरे भाई सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है, भैया पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सिलेबस हमारा क्या क्या है। तो देखो
दो चीजों का तुम लोग मेरे भाई फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो अभी फटाफट। चलो, एक तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि तुम्हारा ये जो डॉक्यूमेंट है यहां पर ये कब से कब तक का होना चाहिए। यहां पर मैं साइड में हट जाता हूं, ठीक है। एक मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इसके स्क्रीनशॉट के साथ में एक यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो फॉर्म भरने का डेट, ये तुम्हारे फोन में मेरे भाई यहां पर होना चाहिए, ठीक है। ये वाला स्क्रीनशॉट है, किसको भी ले लो कि पता तो चले यहां की फॉर्म कब से कब तक भर सकते हो, ठीक है। ये दोनों स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहां देखते हैं आगे की बात हमारे सामने क्या कही गई है। नेक्स्ट अगर हम सिलेबस की बात करें तो मेरे भाई यहां पर जो है कहां गया सिलेबस, ठीक है। चलिए, सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो गया हूं भाई यहाँ पे, और इसी के हिसाब से पढ़ना जो तुम्हारी किताबों में बाकी चीजों में दी गई होगी, एक एक पॉइंट इसका कवर करना। ये मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का सिलेबस है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट मेरे भाई ले लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है मेरे भाई मूल विधि जो है और सामान्य ज्ञान का है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मानसिक एवं जो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ये उसका सिलेबस है मेरे भाई यहाँ पर, यानी मैथ्स का, तो आप इसको भी ले सकते हैं। हालांकि मैथ स्पेशल बैच में मैंने सारा कवर करा दिया, टेंशन की जरूरत यहाँ पर नहीं है, और ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पूरा सिलेबस आपके फोन में आ गया। अब इसमें बच्चे का ये कहेगा भैया नौकरी तुम बताए अब तक, जहां तक बड़ा मजा आया सुन करके, ठीक है, लेकिन कट ऑफ भी बता दो साथ के साथ कितना जाएगा। 200 नंबर तो मिनिमम लेकर के आना है, क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन नौकरी कितनी पर मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं, चलो भाई एकदम 2017 से, ठीक है। 2017 2021 दो डेटा है मेरे पास में। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए अगर हम मेल की बात करें तो 17 में 252 गया था, तो वहीं 2021 में 316 गया था। ये पेपर कठिन था तो कट ऑफ कम था, और ये पेपर थोड़ा सा नॉर्मल था तो कट ऑफ ज्यादा हो गया। महिलाओं के लिए उस समय 224 लाना था, तो यहां लगभग 300 के करीब में। तो फाइट काफी अच्छी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं, ऐसे ही आप ओबीसी में देख सकते हैं, एससी एसटी में देख सकते हैं। तो जैसे आप 2021 को रेफरेंस मान करके चलो, मॉक भी देना है, यहाँ सेट भी लगाना, तो इसके नंबर को रेफरेंस मान के लगाना कि भैया हमको इससे ऊपर ही लाना है, नीचे नहीं लाना है, नहीं तो हमारी बात नहीं बनेगी। समझ में आ गया बात यहां पर, ठीक है। थोड़ा सा मेरे भाई यहां पर ध्यान रखें कि जो गाइडेंस है, जो स्ट्रेटजी है यहां पर, उसके बारे में भी हमने एक बहुत तरीके से वीडियो बना रखी है। इस तरीके से यहां पर तुम इसकी फोटो लेकर के गूगल लेंस पे डालोगे या यूट्यूब पर डालोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, या यही कीवर्ड टाइप करोगे यूपीएससी रणनीति बाई आदित्य रंजन सर, यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आ जाएगा वीडियो। इसको बहुत तरीके से देखना, सारी चीजें एक एक हमने बता दिया, कितने घंटे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को कहां से जो है पढ़ना है, कौन सी किताबों को फॉलो करना है, रूटीन क्या होना चाहिए, डाउट आ गया तो क्या होगा, एक एक चीज यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख लेना। बाकी प्रमोशंस को भी लेकर के हमने शुरू में उसमें भी बता दिया था और दोबारा से भी बता देते हैं कि मेरे भाई जब आप यहां पर सेलेक्ट होते हैं 55,000 की नौकरी में, तो जब पहले आप ट्रेनिंग में होते हैं तो ट्रेनिंग में थोड़ा पैसा कम मिलता है, जब आपको थाना अलॉट हो जाता है तो पैसा मिल जाता है आपको पूरा, ठीक है। ट्रेनिंग आपका 1 साल का होता है, उसके बाद में यहां पर जो है ज्वाइनिंग के 1 साल के ट्रेनिंग के बाद में आप सब इंस्पेक्टर बनते हो। सब इंस्पेक्टर से मेरे भाई पहला प्रमोशन होता है, जो आप इंस्पेक्टर लेवल पे पहुंचते हो, वो भी 7 से 10 साल के बाद में। फिर उसके बाद में सर्कल ऑफिसर या डीएसपी आप बनते हैं, जो कि 16 से 18 साल के बाद में होता है मेरे भाई। फिर उसके बाद एएसपी, फिर उसके बाद में एसपी, और एसपी बहुत ही खास मामले में लिंक बहुत अच्छा है, काम बहुत तगड़ा किया और बहुत फास्ट प्रमोशन हुई है तुम्हारी, कम एज में ज्वाइन किया तब यहां तक पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। तो ये एक पूरा मेरे भाई यहां पर मामला होता है। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हुए तो पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मन में अगर कोई भी डाउट है कि सर ये हमारा अधूरा रह गया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला आपके सामने, कमेंट में क्वेश्चन डाल दीजिए। उसके ऊपर में भी हम आपको बहुत तरीके से हर एक बातों को गाइड करेंगे और एक बातों को आपको समझाएंगे, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए, हम आपके साथ में, जरूरत पड़ी तो एक और वीडियो लेकर के आ सकते हैं स्ट्रेटजी की, जिसमें हम सारी बातें आपको बता देंगे। गणित के लिए मेरे भाई सिंपल है, अपना आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, वहां से जुड़िए, वहां से पढ़िए और बेहतर करिए। बाकी आपकी कोई और भी डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।